बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस 1 और 2 की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है और ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हैं तो मीन्स आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों यहाँ पर ये आंसर्स लिखे हुए हैं इनके, लेकिन हम पहले इनको समझ लेते हैं फिर बाद में ये आंसर्स देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम एक एक को समझ लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन 10.3 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। हमको यहाँ लास्ट में ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन जो वो सिलेक्ट करना है। तो ए पार्ट देखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड जनरली इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है वो हमको बताना है कि टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन में क्या चेंज आता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ऐसे ही इसको। आंसर्स आपने देख लिया कि लिखे हुए हैं ऑलरेडी, बस हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पर। तो बच्चों जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है मॉलिक्यूल्स की। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है। तो फोर्स डिक्रीज हो गया, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज हो गया। अब सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही तो होती है डेफिनेशन इसकी। और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स डिक्रीज हो गया है तो इसका मतलब अब जो सरफेस टेंशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखते हैं। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो हमको पहले तो गैसेस की विस्कोसिटी पर इफेक्ट बताना है टेम्परेचर का, फिर बताना है वेयर्स द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, फिर बताना है लिक्विड पर क्या इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी का। तो पहले देखते हैं कि गैसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, गैसेस की विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। तो बच्चों गैसेस में हमको पता है कि मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो जब गैसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो उनकी भी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, मतलब उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है। अब उनकी स्पीड बढ़ने से क्या होता है, जो कोलिजन्स हो रहे हैं उनमें आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन्स हो रहे हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा टकराने की वजह से जो उनका फ्लो है उसमें रुकावटें आएंगी, मतलब अब जो फ्लो है उनका वो फ्लो स्लो हो जाएगा। ठीक है, फ्लो रेट कहें हम अगर कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो फ्लो है उनका वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तरह से फ्लो रेट उनका डिक्रीज हो गया। फ्लो रेट डिक्रीज होने का मीनिंग क्या है? विस्कोसिटी को हम ईटा से लिख लेते हैं, विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। क्योंकि बच्चों हमको पता है कि जो इजीली फ्लो कर पाते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है और जो इतना इजीली फ्लो नहीं कर पाते उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, मतलब जो कम फ्लो करते हैं उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो अब गैसेस में क्या हुआ कि पहले इजीली फ्लो कर रही थी लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके कोलिजन्स बढ़ गए तो अब वो पहले के कंपैरिजन में इतना इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगी, तो मीन्स उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब लिक्विड्स का देख लेते हैं कि लिक्विड्स में क्या होता है। अब लिक्विड्स में तो कुछ इस तरीके से ऐसे फ्री मॉलिक्यूल्स होते नहीं हैं कि किधर भी वो मूव करें, वो तो वॉल्यूम फिक्स होता है उनका। तो ऐसे में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी तो उनकी भी बढ़ जाती है कि एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रही है वो फोर्स डिक्रीज हो जाती है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब अब वो इजीली फ्लो कर पाएंगे, तो जो उनका फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और फ्लो इंक्रीज होने का मतलब है कि जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि पहले के कंपैरिजन में वो
स्मूथली फ्लो कर सकते हैं। और गैसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, तो अब पहले के कंपैरिजन में वो इतना स्मूथली फ्लो नहीं कर सकते हैं, तो विस्कोसिटी यहाँ इंक्रीज और यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं सी पार्ट बच्चों। सी पार्ट है इसका, फॉर सॉलिड with elastic modulus of rigidity the shearing force is proportional to the shear strain or rate of shear strain, while for fluid it is proportional to, फिर हमको इनमें से ऑप्शन बताना है। मीन्स हमको यहाँ पर बच्चों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर सॉलिड्स बतानी है कि किसके प्रोपोर्शनल होती है, फिर हमें बताना है कि यही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फ्लूइड में किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो बच्चों हमने सॉलिड्स के लिए जब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या जिसको हम बोलते हैं शेयर मॉडुलस ये पढ़ा था, तो सॉलिड्स के लिए फॉर सॉलिड्स के लिए जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम लेते हैं, जी सिंबल लिखते हैं इसको, शेयर मॉडुलस, और ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये फॉर्मूला हमको अच्छे से याद होगा कि ये फॉर्मूला होता है सॉलिड्स के लिए। तो हमारा इसमें एक ऑप्शन तो हमें मिल गया कि सॉलिड्स के लिए ऑप्शन क्या होगा, शेयर स्ट्रेन वाला हो। ठीक है, शेयर स्ट्रेन आएगा इसमें। लेकिन जब हम बात करते हैं ये फ्लूइड्स के लिए जो फ्लो कर सकते हैं उनके लिए, तो फॉर फ्लूइड बच्चों क्या होता है इसमें, ये जो हम शेयर मॉडुलस है, अब यहाँ पर हम ईटा विस्कोसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये विस्कोसिटी हो जाता है और विस्कोसिटी के लिए स्ट्रेस के साथ अब यहाँ पर स्ट्रेन रेट आता है। अब ये स्ट्रेन रेट का क्या मतलब है उसको देख लेते हैं बच्चों। कोई भी लिक्विड जब ऐसे फ्लो हो रहा होता है तो जो उसके ऊपर की लेयर है ऐसे वो थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी पे होती हैं। सपोज ये v वेलोसिटी से लेयर चल रही है और लिक्विड इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ेगा ना, ये यहाँ पर सपोज ये डेल्टा x है, ये लेंथ सपोज l है और वो लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है आगे। मीन्स हमेशा ऊपर वाली लेयर्स जो हैं वो अपने जो कॉरस्पॉन्डिंग लोअर लेयर हैं उनसे ज़्यादा आगे रहेंगी। तो ये डेल्टा एक्स इसको एल मान लेते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर हमने लिखा है ये स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट का मतलब क्या है, स्ट्रेन रेट मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एल और इसका रेट अपॉन टाइम। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रेन और ये हो गया रेट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन टी, और ये डेल्टा एक्स अपॉन टी इंटू एल ऐसे लिख दें। अब ये डेल्टा एक्स अपॉन टी क्या बन गया, वी, तो ये यहाँ पर आ गया ये वी अपॉन एल। ठीक, तो वी अपॉन एल क्या है बच्चों, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जब हम ईटा की बात करते हैं तो ईटा की मतलब हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जब निकाल रहे होते हैं फ्लूइड के लिए, जब हम शेयर मॉडुलस निकाल रहे होते हैं तो हम स्ट्रेस अपॉन यहाँ पर क्या लिखते हैं, फिर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट लेते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखेंगे तो हमारा सेम फॉर्मूला आ जाएगा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए होता है। तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ हमने रख दिया ये एफ अपॉन ए स्ट्रेस की वैल्यू, और वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वो हो गया वी अपॉन एल। ये हमने देखा यहाँ पर ये कैपिटल एल था ना यहाँ पे, तो कैपिटल एल बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आ गया ये वी अपॉन एल, तो अब ये आ गया एफ एल अपॉन ए वी। तो आपने देखा होगा कि ईटा के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला इस तरीके से आ जाता है। तो सॉलिड्स में हम क्या लेते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लूइड की तो हम यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट लेते हैं जो कि इक्वल होती है स्ट्रेन रेट के। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। अब इसका डी पार्ट है बच्चों, फॉर अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो द इंक्रीज in the flow speed at constriction follows conservation of mass Bernoulli's principle। तो बच्चों क्वेश्चन में ये है कि सपोज किसी पाइप में v स्पीड से कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है और इसका एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है a।
ठीक है, A1 मान लेते हैं, चलिए इसको V1 मान लेते हैं। अब ये पाइप जो है इसका एरिया आगे कम आ जाता है, इसमें दिया हुआ ना कि कॉन्स्ट्रक्शन है, तो एरिया कम हो गया इसमें। तो एरिया कम होने से सपोज वेलोसिटी हो गई इसकी V2, अब ये एरिया हो गया है A2। यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये हो गया A2। तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमको पता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मीन्स ये वैल्यू हमेशा रहती है कांस्टेंट। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जब इसका एरिया डिक्रीज कर दिया गया, एरिया डिक्रीज कर दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अब ये कहाँ से आता है, यहाँ पर बच्चों हम यूज़ करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास यहाँ से एंटर करेगा उतने ही मास को यहाँ से एग्जिट होना है, कि यहाँ से m मास एंटर कर रहा है तो m मास ही यहाँ से एग्जिट करेगा बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसीलिए ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर एरिया ज़्यादा है तो कम स्पीड से जितना मास एंटर करेगा उसको यहाँ पे निकलने के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, अगर एरिया कम हो जाता है तो। ठीक है, तो ये जो आता है हमारे पास ये कंजर्वेशन ऑफ मास से आता है। तो मीन्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास है। उस बच्चों ई पार्ट के लिए पहले हमको ये ध्यान से समझना होगा कि इसमें हमें गिवन क्या है और हमको बताना क्या है, क्योंकि जनरली बच्चे इसमें बस ये देखते हैं टर्बुलेंस तो वो ग्रेटर स्पीड पे होता है और बस इसको टिक कर देते हैं। बाय चांस ये आंसर सही होता है, लेकिन हमको यहाँ पे समझना होगा कि क्वेश्चन में एक्चुअल में हमसे क्या पूछा गया है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। फॉर अ मॉडल ऑफ अ प्लेन इन अ विंड टनल टर्बुलेंस अकर एट अ ग्रेटर और स्मॉलर स्पीड फॉर टर्बुलेंस फॉर एन एक्चुअल प्लेन। बच्चों यहाँ पर बात हो रही है ये कि जब कोई प्लेन बनाया जाता है, नया प्लेन बनता है, तो उसको उड़ाने से पहले, उसकी फ्लाइट से पहले उसके कुछ टर्बुलेंस टेस्ट होते हैं। अब ये टर्बुलेंस क्या होता है, प्लेन में कभी कभी ऐसा होता है कि जिस टाइम वो उड़ रहा होता है तो कुछ जर्क्स लगते हैं, कुछ झटके लगते हैं प्लेन में, उनको टर्बुलेंस बोलते हैं। और इसके कई रीज़न होते हैं। जनरली जो रीज़न की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो है कि अगर एयर की डेंसिटी में कुछ डिफरेंस आ रहा है, कि हवाएं कुछ इस तरीके से लग रही हैं जैसे कि मौसम थोड़ा ख़राब है, तो उस कंडीशन में प्लेन में टर्बुलेंस आ सकते हैं, कुछ झटके से लग सकते हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो अब पहले इनके टेस्ट किए जाते हैं कि कितने प्रेशर डिफरेंस को या कितने टर्बुलेंस को ये जो प्लेन है वो बेयर कर सकता है इजीली। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक्चुअल प्लेन ना लेकर उस प्लेन की रेप्लिका या उसके मॉडल के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और हवाएं भी आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती हैं, जिसको विंड टनल बोलते हैं, कि टनल में जो एयर है वो क्रिएट की जा रही है, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब बताना क्या है इसमें, बताना ये है कि एक्चुअल प्लेन कोई टर्बुलेंस जितनी स्पीड पर एक्सपीरियंस कर रहा है एयर में, क्या उसका मॉडल भी उतनी ही स्पीड पर सेम टर्बुलेंस एक्सपीरियंस कर लेगा। मीन्स जितने झटके किसी प्लेन में किसी पर्टिकुलर स्पीड के लिए, एयर की पर्टिकुलर स्पीड के लिए लग रहे हैं, क्या उसके मॉडल को भी उतनी स्पीड में सेम झटके या टर्बुलेंस एक्सपीरियंस होंगे, ये बताना है हमको यहाँ पर। या उसकी वेलोसिटी, जो एयर की वेलोसिटी है, विंड की वेलोसिटी है, वो कुछ ग्रेटर और स्मॉलर होगी एक्चुअल प्लेन के कंपैरिजन में। बच्चों इसको हम रेनॉल्ड्स नंबर की हेल्प से समझ लेते हैं, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर ही डिसाइड करता है कि टर्बुलेंट फ्लो है या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो अब टर्बुलेंस को चेक करना है तो मीन्स वहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो रेनॉल्ड्स नंबर रो वी डी अपॉन ईटा, ये फॉर्मूला हमने किसी लिक्विड के फ्लो के लिए लिया है, कि कोई लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, वो हम रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू से पता कर लेते हैं। और उसमें ये डी जो होता है ये डायमीटर होता है, ठीक है ना, ये डायमीटर होता है उस पाइप का जिसमें कि लिक्विड फ्लो कर रहा है। लेकिन जब इस तरीके की कंडीशन हो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे एयर में रखा जाए और फिर हम देखें उस ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका टर्बुलेंस देखें, तो हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखते हैं, रो वी एल अपॉन ईटा। तब ये यहाँ पर हम डायमेंशन ले लेते हैं उसकी,
तो अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो अब ये रो मतलब डेंसिटी और ये ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनमें तो हम कोई चेंज ला नहीं रहे हैं, बस वेलोसिटी और लेंथ की बात हो रही है। तो अब ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है इसको हम इन दोनों पर डिपेंड ऐसे मान के चल रहे हैं कि इन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये तो दोनों ही केसेस में सेम है, चाहे एक्चुअल प्लेन हो या फिर प्लेन का मॉडल हो, दोनों ही केस में तो सेम रहेगा। तो अब ऐसे में बच्चों जो एक्चुअल प्लेन है उसके लिए कोई वैल्यू IRE की किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, तो जब हम यही बात करेंगे मॉडल के लिए, तो मॉडल के लिए क्या होगा, L की वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो अब अगर L की वैल्यू हमने बहुत छोटी वैल्यू ली है, से डिक्रीज कर दी है, तो क्या करना होगा, V की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा फॉर सेम वैल्यू ऑफ RE। तो सेम टर्बुलेंस एक्सपीरियंस करने के लिए विंड टनल में जो मॉडल लिया गया है उसके लिए ज़्यादा तेज़ हवाएं चलानी पड़ेंगी, मतलब वेलोसिटी जो है एयर की वो काफ़ी बढ़ानी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि इतने टर्बुलेंस का जो प्लेन है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा एक्चुअल प्लेन पर। तो एक्चुअल प्लेन के लिए वैल्यू जो होगी वेलोसिटी की वो स्लो रहेगी, तब वो कोई एक वैल्यू टर्बुलेंस की क्रिएट करेगा, लेकिन जब हम मॉडल की बात करेंगे तो वो सेम टर्बुलेंस हमें काफ़ी हाई स्पीड पर मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो है बच्चों वो क्या आएगा, ग्रेटर। यहाँ पर बात ये आ गई कि जो मॉडल है वो छोटे साइज़ का है, उसकी डायमेंशन कम है, इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनका हमको रीज़न एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वाई, ये क्वेश्चन है। ए पार्ट है, टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर नॉट अंडर इट। अगर किसी पेपर के टुकड़े को हॉरिजॉन्टल रखना है तो उसके ऊपर ब्लो करना होगा, ना कि नीचे। जैसे कि ये हमने एक पेपर लिया हुआ है, इसको हॉरिजॉन्टल रखना है तो इसके ऊपर ब्लो करना होगा, ना कि इसके नीचे। होता क्या है कि यहाँ पर अगर हम इसके फूंक मारते हैं ऊपर की तरफ तो उससे यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ की स्पीड बढ़ने से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इधर प्रेशर कम हुआ तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये ऊपर की तरफ इसको ऐसे फोर्स लगाएगा और ये हॉरिजॉन्टल रह सकता है। बच्चों ये आंसर इसका यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हम इसको पढ़ भी लेते हैं। ऑन ब्लोइंग ओवर द पेपर द वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड प्रेशर डिक्रीजेज इन अकॉर्डेंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, देयरफॉर प्रेशर बिलो द पेपर बिकम्स मोर विच मेक्स द पेपर हॉरिजॉन्टल। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है बच्चों, व्हेन वी ट्राई टू क्लोज अ वाटर टैप विद आवर फिंगर्स फास्ट जेट ऑफ वाटर गशेज थ्रू द ओपनिंग बिटवीन आवर फिंगर्स। बच्चों यहाँ पर ये बताना है कि अगर हमने वाटर टैप को कुछ ऐसे स्क्वीज कर दिया, मतलब फिंगर से उसको हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो पानी है वो बहुत तेज़ी से निकलता है। गशिंग वाटर जो है वो हमारी फिंगर्स के बीच में से निकलता है तेज़ी से। तो इसका रीज़न क्या है बच्चों, हमको इसका सिंपल सा रीज़न जो है वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से मिल जाएगा कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी पाइप में, ऐसे किसी लिक्विड के फ्लो के लिए। तो जब हम टैप को ऐसे अपने हाथ से ऐसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में एरिया कम कर रहे हैं। वो तो अपना पूरा फोर्स लगा ही रहा है बाहर निकलने के लिए, तो एरिया कम हो जाने से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। और इसलिए यहाँ ऐसा दिखता है हमको कि फास्ट जेट्स ऑफ वाटर गश थ्रू द ओपनिंग बिटवीन आवर फिंगर्स। तो हमारी फिंगर्स के बीच से ऐसे तेजी से पानी निकलने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं सी पार्ट इसका। द साइज ऑफ अ नीडल ऑफ अ सिरिंज कंट्रोल्स फ्लो रेट बेटर देन द थंब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डॉक्टर वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एन इंजेक्शन। तो बच्चों जब कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो वो थंब से इस तरीके से ऐसे सिरिंज में ऐसे प्रेशर लगाता है पीछे से। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ से ऐसे पीछे से प्रेशर लगाया जाता है तो जो मेडिसिन है वो आगे बढ़ती है और सिरिंज से
फिर होते हुए नीडल से होते हुए बॉडी में चले जाती है। तो अब ये जो मेडिसिन है उसका उसके फ्लो रेट को जो नीडल का साइज़ है वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है यहाँ थंब से जो डॉक्टर प्रेशर लगा रहा है उसके कंपैरिजन में। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर ये पॉइजली फार्मूला जो है इसको यूज़ करेंगे। Q इज इक्वल टू पाई पी आर पावर 4 8 ईटा एल। यहाँ पर ये Q क्या है, फ्लो रेट है, पाई कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये यहाँ पर प्रेशर हो गया, आर ये रेडियस हो गई, इसका पावर 4 है यहाँ पर रेडियस का, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और ये लेंथ है। तो बच्चों हम नीडल की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्लो रेट है नीडल के लिए वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी रेडियस की पावर 4 और उसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। और जबकि प्रेशर पर यहाँ सिंगल पावर है, तो प्रेशर की तो सिंगल पावर जो है वो अफेक्ट कर रही है फ्लो रेट को, लेकिन रेडियस की 4th पावर अफेक्ट कर रही है। साथ में निडल का जो और साइज लेंथ है निडल की वो भी एक तरीके से प्रेशर इसको फ्लो रेट को कंट्रोल कर सकती है। तो अब यहाँ निडल का रोल ज़्यादा है, ये दोनों टर्म जो हैं ये निडल के लिए है ना, तो इसका रोल ज़्यादा है पी के कंपैरिजन में। तो इसलिए ऐसा है कि जो फ्लो रेट है वो निडल से ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल होता है थंब के कंपैरिजन में। आप सिरिंज से ऐसा कभी देख भी सकते हैं कि आपने निडल लगाई और बाहर से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर भी लगाते हैं कई बार, तो भी लिक्विड आगे निडल में नहीं बढ़ता उस स्पीड से जिस स्पीड से आप फोर्स लगा रहे हैं। तो निडल जो है वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करती है। तो फ्लो रेट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन सिंगल पावर ऑफ प्रेशर एंड 4th पावर ऑफ रेडियस। So size of needle of a syringe controls flow rate better than thumb pressure। ठीक, तो अब ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। A fluid flowing out of small hole in a vessel results in backward thrust on the vessel। तो बच्चों जब किसी वेसल से स्मॉल होल से ऐसे कोई लिक्विड बाहर निकल रहा होता है तो वो एक बैकवर्ड फोर्स लगाता है। इसको हम बहुत अच्छे से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से समझ सकते हैं कि सपोज यहाँ पर पाइप से कोई लिक्विड फ्लो हो तेजी से तो वो उसको पीछे की तरफ पुश करेगा। तो हम न्यूटन्स 3rd लॉ या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए क्या है जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। अब मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो जब इसके अंदर से लिक्विड ऐसे बाहर निकलेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में कंजर्व रहने के लिए एक बैकवर्ड फोर्स भी लगेगी, जिस वजह से ऐसा होगा कि जो वेसल है वो एक बैकवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा। तो बच्चों यहाँ आंसर इसका लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द वेसल अटेन्स अ बैकवर्ड वेलोसिटी बिकॉज देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से एक बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगी, तो बैकवर्ड वेलोसिटी होगी वेसल की। अब ई पार्ट देखते हैं इसका बच्चों। ई पार्ट है अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर डज नॉट फॉलो अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। बच्चों जब भी किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, लेकिन अगर स्पिनिंग बॉल है, ऐसे बॉल को ऐसे घुमा के फेंका जा रहा है, स्पिन हो रही है बॉल, उसको जब फेंका जाता है तो क्या होता है कि उसके ऐसे घूमने की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से वो बिल्कुल सीधे इस तरीके से ना जाके थोड़ा इस तरफ ऐसे जा सकती है या थोड़ा अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो वो स्पिन कर रही है, इसलिए प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अब जो उसके पास एयर है उसको जैसे वो काटते हुए जा रही है तो फिर वो उस तरीके से नहीं रहती जैसे कि कोई विदाउट स्पिन करते हुए बॉल जाएगी। अगर एयर नहीं है तो स्पिनिंग बॉल भी पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी, लेकिन एयर है और बॉल स्पिन कर रही है तो वो अपने पैराबोलिक पाथ से डेविएट हो जाएगी। इसको हम मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्पिनिंग बॉल है उसमें जो पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं हो रहा है उसका रीज़न क्या है, मैग्नस इफेक्ट। तो मैग्नस इफेक्ट की वजह से स्पिनिंग बॉल पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं करेगी, लेकिन अगर एयर नहीं होगी तो वो भी पैराबोलिक पाथ पर रहेगी।
तो बच्चों आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।